जय हिंद, वंदे मातरम साथियों। मैं नुतेश कुमार साहू एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो प्यारे साथियों, एक बार पुनः आप सभी की सेवा में एक धमाकेदार वीडियो लेकर हाजिर हो चुके हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वे प्रश्न जो सन 2009 में पूछे गए थे महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती में। प्यारे साथियों, फ्री पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी ट्यून सीजी सर्च मार के ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर सारे पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगे। हमारा इंस्टाग्राम आईडी है स्टडी ट्यून 9। आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिएगा और हो सके तो वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का धमाकेदार वीडियो। पहला प्रश्न साथियों, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा प्रत्येक हितग्राही बच्चों को पूरक पोषण आहार योजना के तहत प्रतिदिन गुड़ की कितनी मात्रा दी जाती है? ऑप्शन ए है 10 ग्राम, ऑप्शन बी है 15 ग्राम, ऑप्शन सी है 20 ग्राम, ऑप्शन डी है 25 ग्राम। तो आपको बताना है कि पूरक पोषण आहार योजना के तहत जो बच्चा है उसे गुड़ की कितनी मात्रा दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 10 ग्राम। ठीक है, तो 10 ग्राम पूरक पोषण आहार योजना के तहत बच्चों को दी जाती है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों, खट्टे फलों में कौन सी एसिड पाई जाती है? आपको बताना है फॉलिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड, टार्टरिक एसिड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी टार्टरिक एसिड। खट्टे फलों में टार्टरिक एसिड पाया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों, किस उम्र तक महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है? ऑप्शन इस प्रकार से है 40 वर्ष, 42 वर्ष, 45 वर्ष या फिर 48 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी 45 वर्ष। ठीक है, तो 45 वर्ष उम्र तक की महिलाओं को आंगनबाड़ी केंद्रों की हितग्राही सेवा का लाभ मिलता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किसी सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रति माह कम से कम कितने दिन का दौरा करना पड़ता है? ऑप्शन है 10, 12, 15 या फिर 18 दिन। तो प्यारे साथियों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 18 दिन। ठीक है, तो किसी सहायक बाल विकास परियोजना अधिकारी को प्रति माह कम से कम 18 दिन दौरा करना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकीय केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 10 माह की किसी सामान्य लड़की का वजन कितना होना चाहिए? आपको बताना ऑप्शन इस प्रकार से है 9.5 किलोग्राम, 10.8 किलोग्राम, 11.8 किलोग्राम या फिर 12.3 किलोग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 9.5 किलोग्राम। ठीक है, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य सांख्यिकीय केंद्र द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार 10 माह की किसी सामान्य लड़की का वजन 9.5 किलोग्राम होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, प्रसव के उपरांत 5वें और 6वें महीने में मां के स्तनों में दूध की लगभग कितनी मात्रा प्रतिदिन निर्मित होती है? ऑप्शन है 530 मिलीलीटर, 630 मिलीलीटर, 730 मिलीलीटर या फिर 830 मिलीलीटर। तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 830 मिलीलीटर। प्रसव के उपरांत 5वें और 6वें महीने में मां के स्तनों में दूध की लगभग 830 मिलीलीटर मात्रा प्रतिदिन निर्मित होती है। चलिए अगला प्रश्न साथियों। अगला प्रश्न है, प्रसव के उपरांत प्रथम 3 दिनों तक मां के स्तनों से जो अमृत तुल्य गाढ़ा दूध प्रवाहित होती है उसमें प्रचुरता कौन से विटामिन का होता है? आपको बताना है विटामिन ए और बी, विटामिन ए और सी, विटामिन बी और सी या फिर विटामिन बी और डी। आपको बताना है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी विटामिन ए और सी। ठीक है, तो जो प्रसव के उपरांत प्रथम 3 दिनों तक मां के स्तनों से जो अमृत तुल्य गाढ़ा दूध प्रवाहित होता है उसमें विटामिन ए और विटामिन सी की प्रचुरता होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। कब किया गया था बताना है 13 जनवरी 2005 को, 13 मार्च 2005 को, 13 जुलाई 2005 को या फिर 13 सितंबर 2005 को। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी 13 सितंबर 2005। ठीक है, तो घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था? 13 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, शहरी इलाकों में कितनी जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोले जाने का प्रावधान है? ठीक है, तो ऑप्शन इस प्रकार से है 150 से 300, 150 से 400, 200 से 500 या फिर 300 से 600। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 150 से 400। तो शहरी इलाकों में 150 से 400 जनसंख्या पर एक मिनी आंगनबाड़ी केंद्र खोलने का प्रावधान है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, साधारणतः कुल जनसंख्या में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के 0 से 1 वर्ष के हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या कितनी होनी चाहिए? आपको बताना है 3%, 4%, 5% या फिर 8%। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए 3%। तो साधारणतः
कुल जनसंख्या में समेकित बाल विकास सेवा परियोजना के 0 से 1 वर्ष के हितग्राही बच्चों की आदर्श संख्या कितना होना चाहिए? कुल जनसंख्या का 3% होना चाहिए। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले दैनिक पूरक पोषण आहार से 6 माह से 5 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही को प्रोटीन की कितनी मात्रा प्राप्त होती है? ऑप्शन इस प्रकार से है, 12 से 14 ग्राम, 10 से 12 ग्राम, 8 से 10 ग्राम या फिर 6 से 8 ग्राम। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 10 से 12 ग्राम। ठीक है, तो आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दिए जाने वाले दैनिक पूरक पोषण आहार से 6 से 5 वर्ष की उम्र वाले हितग्राही को प्रोटीन की 10 से 12 ग्राम मात्रा प्राप्त होती है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, किसी मैट्रिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को कार्यभार ग्रहण करते समय 1000 रुपये का मानदेय देना कब से प्रारंभ हुआ? 19 फरवरी 2003, 1 अप्रैल 2002, 1 अप्रैल 2001 या फिर 16 मई 1997 से। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 1 अप्रैल सन 2002 से। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। इस प्रश्न में आपको जो भी कथन सही लगेगा वही ऑप्शन सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, 4 कथन है, तो चारों में से कोई एक सही है, उसी को सिलेक्ट करना है। तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी आप पढ़ लीजिएगा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बच्चों को विटामिन ए की गोलियां दी जाती है। ठीक है, तो यही एकमात्र सही कथन है, बाकी जो ए, बी और सी है ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के उत्तर के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा निम्न में से किसका पंजीकरण किया जाता है? विवाह का, विवाद का, मृत्यु का या फिर तलाक का? तो प्यारे साथियों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवाह का। ठीक है, तो विवाह का पंजीकरण किया जाता है आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, 15 अगस्त, 26 जनवरी, गांधी जयंती आदि जैसी राष्ट्रीय अवकाश के दिन भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों को आयोजित करने एवं पूरक पोषण आहार वितरित करने हेतु आंगनबाड़ी केंद्रों को कितने समय के लिए खोला जाना चाहिए? ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से 1 से 2 घंटे खोला जाना चाहिए, 3 से 4 घंटे, 5 से 6 घंटे या फिर 7 से 8 घंटे खोला जाना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, 1 से 2 घंटे खोला जाना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, 3 से 6 वर्ष उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों में से प्रत्येक को कितनी मात्रा चावल की प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाती है? ऑप्शन इस प्रकार से है, 70 ग्राम, 140 ग्राम, 150 ग्राम या फिर 160 ग्राम। तो इसका उत्तर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, 150 ग्राम। ठीक है, तो 3 से 6 वर्ष उम्र के गंभीर कुपोषित बच्चों में से प्रत्येक को 150 ग्राम की मात्रा में चावल की प्रतिदिन आंगनबाड़ी केंद्रों द्वारा दी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, बाल श्रमिक प्रतिषेध एवं नियमन अधिनियम लागू कब किया गया था? आपको बताना है। 23 जनवरी 1967 को, 23 मार्च 1967 को, 23 सितंबर 1967 को या फिर 23 दिसंबर 1967 को? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, 23 मार्च सन 1967। ठीक है, तो 23 मार्च सन 1967 को बाल श्रमिक अधिनियम लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, विटामिन ई की कमी से क्या होता है? आपको बताना है। रक्त क्षीणता, बेरी बंध्यता या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, बंध्यता। ठीक है, तो विटामिन ई की कमी से क्या होता है? बंध्यता होता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, मधुमेह निम्न में से किसके ठीक से काम न करने के कारण होता है? ठीक है, फेफड़े, अग्नाशय, प्लीहा या फिर यकृत? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, अग्नाशय। ठीक है, जब अग्नाशय काम नहीं करता तभी हमें डायबिटीज अर्थात मधुमेह हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, दूध कमजोर स्रोत है? ऑप्शन इस प्रकार से है, आयरन का, कैल्शियम का, प्रोटीन का या फिर विटामिन का? तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, आयरन का। ठीक है, तो दूध में आयरन की बहुत कम मात्रा होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? चेचक, हीमोफीलिया, खसरा या फिर गलसुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, हीमोफीलिया। ठीक है, हीमोफीलिया जो है वो विषाणु जनित रोग नहीं है, बाकी चेचक, खसरा और गलसुआ जो है वो विषाणु जनित रोग है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, शिशुओं को निम्न बीमारी से बचाव हेतु BCG का टीका लगता है? टाइफाइड, टिटनेस, तपेदिक या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, तपेदिक। ठीक है, तो तपेदिक से ही बचाव के लिए बच्चों को BCG का टीका लगाया जाता है। याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्यारे साथियों हम क्वेश्चन देख रहे हैं सन 2009 के खुली सीधी भर्ती जो पर्यवेक्षक भर्ती हुई थी उसका। ठीक है,
चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है निम्न में से कार्बोहाइड्रेट का एक दमदार स्रोत आपको बताना है, ठीक है। मछली, खीरा, घी या फिर आलू। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा साथियों। जो आलू है वो कार्बोहाइड्रेट का एक दमदार स्रोत है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ऊतकों में जल जमाव निम्न की कमी से होता है, ठीक है। विटामिन B1 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, विटामिन ई की कमी से या फिर विटामिन के की कमी से। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, विटामिन B1 की कमी से, ठीक है। B1 की कमी से ऊतकों में जल जमाव हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है आहार में लौह की कमी से होता है, क्या होता है? स्नाविक तनाव, रक्त क्षीणता, रतौंधी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रक्त क्षीणता, ठीक है। तो जब आहार में लौह की कमी होती है तो क्या होता है? रक्त क्षीणता रोग होता है। अगला प्रश्न है साथियों गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः कमी हो जाया करती है सोडियम एवं मैग्नीशियम की, आयरन और सोडियम की, मैग्नीशियम और कैल्शियम की या फिर आयरन और कैल्शियम की। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, आयरन और कैल्शियम की, ठीक है। तो गर्भवती महिलाओं को सामान्यतः आयरन और कैल्शियम की कमी हो जाती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन है आपको बताना है। विक्रम सेठ, अरुंधति राय, T.N. शेषन या फिर APJ अब्दुल कलाम। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। तो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखा गया है विंग्स ऑफ फायर, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं साथियों। अगला प्रश्न है किस उद्योगपति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है आपको बताना है, ठीक है। ऑप्शन इस प्रकार से है घनश्याम दास बिरला, JRD टाटा, धीरू भाई अंबानी या फिर सर श्रीराम को। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा साथियों, JRD टाटा, ठीक है। तो इनको ही भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। चलिए अगला प्रश्न है साथियों भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादित करने वाला राज्य आपको बताना है, ठीक है। महाराष्ट्र, बिहार या फिर पश्चिम बंगाल या फिर मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो भारत में सर्वाधिक पटसन उत्पादित करने वाला राज्य कौन सा है? पश्चिम बंगाल, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न साथियों, अगला प्रश्न है भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार आपको बताना है। भारत रत्न, महावीर चक्र, परमवीर चक्र या फिर अर्जुन पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा साथियों, परमवीर चक्र, ठीक है। तो भारत में वीरता के लिए दिया जाने वाला जो सर्वोच्च पुरस्कार है वह है परमवीर चक्र। चलिए अब ये 31वां प्रश्न आपके लिए है साथियों। आपको जवाब देना है इसका, कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, ठीक है। तो आपके लिए प्रश्न है जल में सर्वाधिक घुलनशील क्या है आपको बताना है। कपूर, चीनी, सल्फर या फिर नमक, ठीक है। तो बिल्कुल आप अपना जवाब संप्रेषित जरूर कीजिएगा। तो ये रहे साथियों 30 प्रश्न सन 2009 में हुई पर्यवेक्षक खुली सीधी भर्ती के, ठीक है। हो सकता है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट हो जाए, ठीक है। तो इनको जरूर पढ़िएगा। ये पहला पार्ट था और इसके बाद बैक टू बैक इसके पार्ट आएंगे, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन था, 200 क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 में। तो मैथ्स और रीजनिंग के छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन मैं इसी प्रकार पार्ट वाइज लेके आऊंगा, ठीक है। तो प्यारे साथियों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर कमेंट के माध्यम से अवगत कराइएगा हमें, ठीक है। अगर अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा वीडियो को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें क्योंकि जो प्रीवियस वीडियोस है उन सभी का लिंक मैं दे देता हूँ, वहाँ से सीधे वीडियो तक पहुँच सकते हैं या फिर हमारे चैनल में विजिट कर प्लेलिस्ट में पहुँच सकते हैं। प्लेलिस्ट में बना हुआ है छत्तीसगढ़ पर्यवेक्षक 2021 फोल्डर, ठीक है। तो वहाँ सारे वीडियोस मिल जाएंगे, इससे संबंधित जितने भी वीडियोस आपको चाहिए। तो ठीक है साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।